अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी आया बाबर ट्यूनिंग इन। आज हम इंशाल्लाह अपने थर्ड सेशन का आगाज़ करेंगे। बेसिक एग्रीकल्चर प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, उसमें आज हमारा टॉपिक है फूड प्राइसेस इन पाकिस्तान, उसके ड्राइवर्स जो ये कॉज कर रहे हैं, कुछ क्लाइमेटिक इम्पैक्ट की बात होगी और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की बात होगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं पाकिस्तान का जो अभी सिलसिला है उस लिहाज में। तो Pakistan is currently facing a severe food crisis exacerbated by multiple factors, including climate change, inflation, economic instability. Okay? The situation has led to widespread food insecurity, affecting millions of people across the country. Recent floods have destroyed devastated agricultural lands, significantly impacting crop production and livestock, which are vital for food supply and livelihood. ये बेसिक एक हमारा इंट्रोडक्शन है। ये बेसिक इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये हम सबको पता है, बस जनरल। मैंने कहा यहाँ पे अगर पता हो, जो अगर किसी को अल्फाज नहीं हो कहने के तो अल्फाज मिल जाएंगे। अच्छा जी, की ड्राइवर्स क्या है हमारे हमारे जो की ड्राइवर्स हैं जिससे हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमारा जो है वो ज़ाया हो रहा है या फसलें वगैरह तबाह हो रही हैं या जो भी सिलसिला है, मतलब बेसिक मसला क्या है कि फूड इनसिक्योरिटी हो रही है। की ड्राइवर्स क्या है इसके? सबसे पहले ये है कि क्लाइमेट चेंज, दूसरा फूड प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा हाई हैं, तीसरा इकोनॉमिक चैलेंजेस। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की बात कर लेते हैं कि रिकरिंग क्लाइमेट शॉक्स सच एज द 2022 floods have destroyed crops and displaced millions of people. ठीक है, the floods alone affected 33 million people and led to the destruction of agricultural infrastructure. तो ये एक मसला है। दूसरा, inflation has driven up the cost of essential food items. For instance, wheat flour prices have raised from 65 rupees per kilogram to 160 rupees due to supply shortages. उसके बाद इकोनॉमिक challenges क्या है? Political instability. A struggling economy have resulted in reduced purchasing power for many citizens. The average household spends over 50% of its income on food, making them vulnerable to प्राइस फ्लक्चुएशन। बेसिकली हमारे पास जितने लोग पैसा कमा रहे हैं 50% जो है वो फूड पे लगा रहे हैं, तो अगर उसी फूड की प्राइस ऊपर नीचे भी होगी तो हमारा और फिर मसला होगा। तो ये कुछ हमारे मसाइल हैं। इसके बाद करंट स्टैट्स क्या बता रहे हैं? करंट स्टैट्स ये बता रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 10.5 मिलियन पीपल आर एक्सपीरियंसिंग हाई लेवल्स ऑफ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। मतलब ये फेज 3 या अबव है इन पाकिस्तान, और अबाउट 8.6 मिलियन पीपल आर क्लासिफाइड अंडर फेज 4 इमरजेंसी, और इट्स इंडिकेटिंग सिवियर फूड शॉर्टेजेस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम क्लाइमेट की बात कर लेते हैं कि क्लाइमेट, वेदर और सीजन हैं पाकिस्तान के, ये किस तरह के हैं। और जो हमने देखा था कि बहुत ही हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, अगर हम उसको पॉजिटिवली किसी तरह चैनल कर सकें या उससे बच सकें तो उसके बारे में भी कुछ ना कुछ बात होगी। क्लाइमेट ओवरव्यू देख लेते हैं। पाकिस्तान क्लाइमेट इज डाइवर्स, ranging from arid in the desert region to temperate in the northern areas. The country experiences 4 distinct seasons. ठीक है, हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं। सबसे पहला विंटर, उसके बाद स्प्रिंग, समर और ऑटम। विंटर क्या है? दिसंबर टू फरवरी, कोल्ड टेम्परेचर पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न एरियाज या नॉर्दर्न रीजन। उसके बाद स्प्रिंग जो मार्च टू में होता है, इसमें माइल्ड रीजन होता है, कंड्यूसिव फॉर प्लांटिंग। उसके बाद समर जो जून टू अगस्त होती है, इसमें हॉट टेम्परेचर्स विद मानसून रेन्स दैट कैन लीड टू फ्लडिंग। तो ये एक थोड़ा सा एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है इस मानसून वाले एरिया में। उसके बाद ऑटम होता है जो बेसिकली सितंबर टू नवंबर होता है, ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, इसमें ज़्यादातर कूलर टेम्परेचर्स होते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है एग्रीकल्चर में? तो बेसिकली जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है क्लाइमेट में, उतना ज़्यादा वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा। मानसून में देख लेते हैं, एसेंशियल फॉर इरिगेशन बट इट कैन ऑल्सो लीड टू डेविस्टेटिंग फ्लड्स। यानी ये दो धारी तलवार है। यानी इससे हमें इरिगेशन चैनल्स में मदद भी मिल सकती है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया तो ये डेविस्टेटिंग फ्लड्स भी बन सकते हैं। इसके अलावा हीट वेव्स आती हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे क्रॉप्स के लिए एक स्ट्रेसफुल एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं और हमारी जो यील्ड्स हैं उसको रिड्यूस करती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम आए थे लैंड कैपेबिलिटी। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान।
तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये बेसिकली जो लैंड कैपेबिलिटी है क्लासिफाई होती हैं इन कैटेगरीज पे, कैटेगरीज में क्लासिफाई होती हैं। और इसकी वजह है कि मतलब इसका जो रीजन है, इसका जो एम है वो ये है कि इसका एग्रीकल्चरल यूज कितना है, मतलब इसमें पोटेंशियल कितना है। एक लैंड है उसमें कितना पोटेंशियल है कि ये अच्छे से अच्छी क्वालिटी और अच्छी से अच्छी क्वांटिटी का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सके। तो इसकी बेसिकली 5 क्लासेस होती हैं। सबसे पहली क्लास क्या है, एक्सेलेंट फॉर एग्रीकल्चर, बेसिकली इसमें डीप फर्टाइल सॉइल्स होते हैं। क्लास 2 क्या होती है, गुड फॉर एग्रीकल्चर, मतलब थोड़ा सा कम लेवल है, इसमें कुछ माइनर माइनर लिमिटेशंस आ जाती हैं। क्लास 3 मॉडरेटली सूटेबल, रिक्वायर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी इसको मैनेज करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लास 4 मार्जिनली सूटेबल, सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस, यानी इसमें अच्छी खासी लिमिटेशन होती हैं। इसके अलावा क्लास 5 नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी ये बिल्कुल भी कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। बेस्ट फॉर पैस्चर या फॉरेस्ट्री। अच्छा जी, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इन पाकिस्तान मोस्ट एग्रीकल्चरल लैंड फॉल्स अंडर 1 to 3, but issues like soil erosion and salinity can reduce productivity even in these classes. तो हमने देखा कि 1 and 3 क्लासेस, 1 and 3 क्या है, गुड, एक्सीलेंट, गुड और मॉडरेट। तो अलहमदिल्ला हमारे पास ऐसी फर्टाइल जमीन है जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हम एक एग्रीकल्चर कंट्री भी हैं। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन फूड सप्लाई, इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्यों जरूरी हैं, वो इसलिए जरूरी है ताकि सॉइल हेल्थ मेंटेन रहे। सॉइल अच्छा होगा तो ही हम प्रोड्यूस कुछ कर सकते हैं एग्रीकल्चर गुड्स। वाटर को कंजर्व करें, बायोडाइवर्सिटी को एनहांस करें, इन सब को करें वाइल इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, यानी ये सब अच्छे अच्छे काम करने हैं, लेकिन फूड भी क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज इतना हो कि वो हमारी डिमांड्स को पूरा कर सके। तो इसके लिए हम कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे क्रॉप रोटेशन की बात हुई हुई है। इट इम्प्रूव्स द सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूसेस पेस्ट आउटब्रेक, यानी पेस्ट के अटैक्स को भी उससे भी बचाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग रिड्यूसेस रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। बेसिकली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक तरीके भी होते हैं जिस तरह हम अपनी फार्मिंग को और बेहतर नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। वो अदर एक दूसरे दिन का एक टॉपिक है पूरा। इसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री कंबाइंस एग्रीकल्चर विद फॉरेस्ट्री टू इम्प्रूव यील्ड एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, यानी फॉरेस्ट होना भी हमारी जरूरत है और एग्रीकल्चर होना भी हमारी जरूरत है। तो उन दोनों को इंटीग्रेट करके हम देखते हैं कि यार किस तरह से यील्ड भी जो है हमें मिल जाए, और एक इकोलॉजी और जो हमारा एनवायरमेंटल पूरा चेन है उसको भी कम से कम इफेक्ट किया जाए। इसके बेनिफिट्स क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि भाई एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ठीक है, इनसे बचने की, इन इनके खिलाफ रेजिलियंस और अंदर एक जो है रेजिस्टेंस पैदा करने की सलाहियत जो है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हम जो है वो कम कर सकते हैं। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी होती है क्योंकि डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न्स और सिस्टम्स होते हैं। इसके अलावा इम्प्रूविंग लाइवलीहुड्स फॉर फार्मर्स बाय रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट, यानी ऑर्गेनिक चीज़ें तो वो कम पैसों की पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी किस तरह एनहांस होती है, इस तरह क्रॉपिंग सिस्टम हम अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो सॉइल है वो फर्टाइल रहे। सॉइल फर्टाइल रहता है, उसमें बेसिकली तरह तरह के अलग अलग किस्म के क्रॉप्स लगाए जाते हैं ताकि वो फर्टाइल रहे। जैसे टैप रूट सिस्टम वाली कोई रूट है तो उसको फेब्रिस के साथ एक्सचेंज किया जाता है। इसी तरह कोई नाइट्रोजन डिप्लीटिंग है तो उसको नाइट्रोजन फिक्सेटिंग के साथ कपल किया जाता है। तो इस तरह के कुछ समझ लें कि वो पेयर्स होते हैं, उनको हम आपस में चेंज करते रहते हैं, तो उससे हमारे पास एक डाइवर्सिटी आ जाती है। और उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि फूड भी जो मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हो रहा है वो भी डाइवर्स होता है, और क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है। अच्छा जी, तो आज की इंडस्ट्री में करंट इंडस्ट्रियल स्कोप क्या है इसका, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये जो है ना इंक्रीजिंगली अडॉप्ट की जा रही हैं, और वजह इसकी यही है कि ऑनगोइंग फूड क्राइसिस है। फार्मर्स जो हैं वो बहुत सारी इंटीग्रेशन कर रहे हैं प्रिसिजन फार्मिंग और ऑर्गेनिक मेथड्स की, किस लिए, ताकि वो क्रॉप रेजिलियंस जो है ना उसको बिल्ड कर सकें क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, और कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है। इसलिए जैसे हमने देखा ऑर्गेनिक मेथड्स को अप्लाई किया जा रहा है। ये स्कोप जो है इसमें सिर्फ मतलब फूड सिक्योरिटी को हासिल करना ही नहीं है, बल्कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी है। और वो किस तरह होती है कि सॉइल हेल्थ को और वाटर रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया जाता है।
तो ये जो है ना, ये पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हेविली रिलाई करते हैं एग्रीकल्चर फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कंक्लूजन क्या है कि एड्रेसिंग द food problems in Pakistan requires a multifaceted approach that includes improving agriculture practices, enhancing resilience against climatic impacts, क्योंकि हमने देखा climatic impacts से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, and stabilizing food prices स्टेबल करना है, ये भी एक बड़ा मसला है। थ्रू दिस इफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स, यानी इफेक्टिव पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट अप्लाई करेगी तो ही हम इसमें कुछ तरक्की कर सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर plays a crucial role in in ensuring a stable food supply while protecting natural resources for future generations। यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसलिए भी जरूरी है ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को अपने आने वाली नस्लों तक पहुंचा सकें। ऐसा ना हो कि हम उसको बिल्कुल यूज करके खत्म कर दें और हम फिर अगर किसी चीज के बैठे, तो बेहतर ये है कि इसको बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही ध्यान से इसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये रिसोर्सेज अगर खत्म हो गए तो ये वापस नहीं आएंगे। विद दैट सेड, दिस इज मी आई साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।